लास्ट चैप्टर हम लोग क्या पढ़े थे? हाँ, तो टॉपिक क्या था? भाषा शिक्षण के सिद्धांत पढ़ रहे थे। आज हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है ये। भाषा क्या होती है, भाषा के कार्य एवं महत्व, भाषा विकास में सुनने बोलने की भूमिका। सबसे पहले लिखिएगा भाषा क्या होती है। हेडिंग दीजिए, भाषा क्या होती है। सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा, भाषा भावों को अभिव्यक्त करने का, भाषा भावों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। एक माध्यम है। मनुष्य पशुओं से इसलिए श्रेष्ठ है। नहीं, उसी में है। मनुष्य पशुओं से इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि उसके पास अभिव्यक्ति के लिए, क्योंकि उसके पास अभिव्यक्ति के लिए एक ऐसी भाषा होती है, एक ऐसी भाषा होती है, एक ऐसी भाषा होती है जिसे लोग समझ सकते हैं, जिसे लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, भाषा बौद्धिक क्षमता को भी अभिव्यक्त करती है। भाषा बौद्धिक क्षमता को भी अभिव्यक्त करती है। नेक्स्ट लिखिएगा, बहुत से लोग, नेक्स्ट पॉइंट, बहुत से लोग वाणी और भाषा, वाणी और भाषा दोनों का प्रयोग, दोनों का प्रयोग एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में करते हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में करते हैं, परंतु दोनों में बहुत अंतर है। परंतु दोनों में बहुत अंतर है।
हरलॉक ने, उसी में लिखिएगा, हरलॉक ने दोनों शब्दों को निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया है। दोनों शब्दों को निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया है। बानी, जिसको आप बोली भी बोल सकते हैं, यानी बोली और भाषा दो अलग अलग चीज़ें हैं। भले ही सुनने में आप लोग को या फिर लगता है कि भाषा और बोली दोनों सेम है, बट दोनों अलग अलग चीज़ हैं। ठीक है, तो हरलॉक ने इसके बारे में बताया है। पहला इसमें लिखिएगा पॉइंट, भाषा में संप्रेषण के वे सभी साधन आते हैं, भाषा में संप्रेषण के वे सभी साधन आते हैं जिसमें विचारों और भावों को प्रतीकात्मक बना दिया जाता है। जिससे कि अपने विचारों और भावों को दूसरे से अर्थपूर्ण ढंग से कहा जा सके। विचारों और भावों को दूसरे से अर्थपूर्ण ढंग से कहा जा सके। जबकि वाणी या बोली भाषा का एक स्वरूप है जिसमें अर्थ को दूसरों को अभिव्यक्त करने के लिए कुछ ध्वनियाँ या शब्द उच्चारित किए जाते हैं। दूसरा लिखिएगा पॉइंट, वाणी भाषा का एक विशिष्ट ढंग है, जबकि भाषा व्यापक संप्रत्यय है। क्या हुआ? उसी में आगे लिखिएगा, वाणी भाषा का एक माध्यम है। हाँ, भाषा का एक माध्यम है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। हाँ, इसमें नेक्स्ट पॉइंट, मनुष्य में भाषा सीखने की प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहती है। भाषा सीखने की प्रवृत्ति
हाँ, भाषा सीखने की प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहती है, विद्यमान रहती है, रूप से विद्यमान रहती है, उसकी इस प्रवृत्ति का प्रमाण, इस प्रवृत्ति का प्रमाण, उसकी इस प्रवृत्ति का प्रमाण शैशवावस्था में मिल जाता है, शैशवावस्था में मिल जाता है। जब वह अनुकरण के माध्यम से, जब वह अनुकरण के माध्यम से अपने माता पिता तथा घर के, तथा घर के अन्य सदस्यों से, अन्य सदस्यों से ध्वनियाँ ग्रहण करता है, यह स्वाभाविक प्रवृत्ति ही, प्रवृत्ति ही उसे भाषा सीखने की ओर, यह स्वाभाविक प्रवृत्ति ही उसे भाषा सीखने की ओर प्रशस्त करती है, और सीखने की ओर प्रशस्त करती है। ठीक है, चलिए पहला हम लोग पढ़ रहे हैं अभी कि भाषा क्या होती है। तो भाषा के बारे में क्या बताया गया कि आप अपने हाव भाव को व्यक्त करने के लिए जो भी माध्यम का प्रयोग करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ऐसा कहा, ऐसा माना जाता है या फिर हम लोग सब जानते हैं कि संसार का सबसे बुद्धि जीव कौन सा है, बुद्धिजीवी प्राणी कौन सा है, मनुष्य है। क्योंकि मनुष्यों में जो अपनी बातों को व्यक्त करने के लिए, हाव भाव व्यक्त करने के लिए क्या एक माध्यम दिया गया है, भाषा का माध्यम है, जिसके थ्रू हम लोग अपने बातों को करते हैं और दूसरों तक पहुंचाते हैं। जबकि और भी हमारे जीव जंतु हैं जिसमें भाषा नहीं होती है, वो लोगों की सिर्फ क्या होता है, बोलियां ही होती है ना। अब जानवरों की बात की जाए तो गाय का हो गया, कुत्ता का हो गया, या फिर अन्य किसी जानवर का हो गया, तो उन लोगों के अंदर क्या पाया जाता है, उन लोगों के अंदर अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए कोई ऐसी भाषा नहीं होती है, बल्कि उन लोगों के अंदर कुछ बोलियां होती है, मतलब उन लोगों का अपना एक आवाज़ होता है, ध्वनि होता है। और जबकि हम लोग संसार के सबसे बुद्धिजीवी प्राणी हैं और हमारे अंदर क्या है, भाषा को अभिव्यक्त करने के लिए, अपनी चीज़ों को अभिव्यक्त करने के लिए क्या है, भाषा दिया गया है। तो इसीलिए मनुष्यों को सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना गया है। ठीक है, और इसमें यह भी कहा गया है कि भाषा जो है बौद्धिक क्षमता को अभिव्यक्त करता है। किस प्रकार से अभिव्यक्त करता है बौद्धिक क्षमता, आपको क्या लगता है, भाषा के द्वारा आपका बुद्धि का विकास होता है कैसे, बताइए। बौद्धिक क्षमता का अर्थ क्या हुआ, आपके बुद्धि का विकास हो रहा है ना, आपके अंदर चीज़ों को सोचने का, सीखने का, समझने का विचार आता है, तो भाषा के माध्यम से ही आता है। क्योंकि आप जितनी चीज़ों को पढ़िएगा, सीखिएगा, जानिएगा, तभी आपके अंदर किसी भी चीज़ को सीखने और जानने का क्या होगा, जिज्ञासा रहेगा। भाषा ही नहीं रहेगा तो फिर आप जिज्ञासा कहाँ से लाइएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये कहा गया है कि भाषा के माध्यम से क्या होता है, आपके बौद्धिक क्षमता का भी विकास होता है। और इसमें एक पॉइंट ये भी बोला गया है कि बहुत सारे लोग वाणी यानी बोली और भाषा को एक दूसरे का पर्यायवाची मानते हैं, मतलब दोनों को सेम ही मानते हैं कि भाषा और बोली दोनों ही एक है, लेकिन ये दोनों क्या होता है, अलग अलग होता है। जो हरलॉक ने बताया है दोनों में अंतर, कि भाषा क्या होता है, भाषा जो है वो संप्रेषण
करने का एक साधन है। आप अपने विचारों के, अपने हाव भाव का अभिव्यक्ति किसके द्वारा करते हैं? भाषा के द्वारा करते हैं। जबकि बोली क्या है? वो भाषा का एक अंग है। भाषा का वो एक अंग है। आप ऐसा कह सकते हैं कि भाषा से ही बोली है, बोली से भाषा नहीं है। वो एक अंग है। आप भाषा सीख रहे हैं तब जाकर आप, क्या होता है कि जैसे भाषा क्या है, मेन चीज़ ये हो गया कि भाषा, हमको पता है कितना सारा लैंग्वेज है, हम अपने चीज़ों को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन उसी भाषा को अगर समझने के लिए या दूसरे को समझाने के लिए हम लोग जिस शब्द का प्रयोग करेंगे उसको हम लोग क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। बोली का अपना अलग कोई व्याकरण नहीं होता है, लेकिन भाषा का अपना क्या होता है? व्याकरण होता है। उसका उद्गम कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, उसके पीछे लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही है, ये सारा चीज़ क्या हो, भाषा के बारे में होता है। बोली के प्रति ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो भाषा का एक अंग है। तो बोला गया है कि वाणी भाषा का एक स्वरूप है, ठीक है, जिसमें क्या है, अर्थ को दूसरों को अव्यक्त करने के लिए कुछ ध्वनियाँ या शब्द उच्चारित किया जाता है। जैसे कुछ ऐसा शब्द है जो समझने के लिए आपको थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है या फिर असहज है, तो उसको बोलने के लिए हम लोग जो शब्द उत्पन्न करते हैं या बोलते हैं उसको क्या बोलेंगे? उसको बोली बोलते हैं। इसके पिछले क्लास में हम लोग पढ़ा रहे थे, तो ये भी हम लोग पढ़े थे कि छोटा बच्चा जब होता है वो बचपन में जो शब्दों का प्रयोग करता है, जैसे उसमें बताया गया था ना, पानी को लोग क्या बोलता है? मम बोल रहा है, ठीक है, और भी कुछ ऐसा चीज बोला जाता है। तो क्या आप उसको भाषा कह सकते हैं? नहीं। वो उसको नहीं बोल पा रहा है, तो उसको ये करने के लिए वो उस शब्द का प्रयोग करता है, तो वो एक बोली के रूप में सामने आ रहा है, ना कि वो भाषा के रूप में सामने आ रहा है। तो यही अंतर बताया गया है। और भाषा के बारे में ये भी बताया गया है कि ये पता चलता है कि हमारे जन्म से ही हमारे अंदर ये शक्तियाँ विद्यमान है कि हमारा जब जन्म होता है तो हम लोग भाषा को स्वयं यानी स्वाभाविक रूप से सीखने लगते हैं। इसको आपको अलग से सिखाने का ज़रूरत नहीं है। बच्चे जब घर में रहते हैं तो अपने माता पिता की बातों को सुनते हैं, अपने अन्य परिवार वालों की बातों को सुनते हैं, तो उसको जब वो पूरी तरह से प्रकट नहीं कर पाता है तो क्या होता है? वो बोली बोलता है। जब धीरे धीरे वो भाषा की उसको समझ हो जाती है, तब ठीक से उसको भाषा का ज्ञान होता है और वो भाषा का प्रयोग करता है। तो ये हमारे अंदर क्या होता है? स्वाभाविक होता है। इसको अलग से सिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, भाषा के पीछे क्या व्याकरण है उसको सिखाने के लिए हम लोग को अलग से सीखने पढ़ने की आवश्यकता होती है। अदरवाइज अगर बोलने की ज़रूरत पड़ी तो हम लोग को बोलने के लिए भाषा का अलग से सीखने का ज़रूरत नहीं है। स्वाभाविक रूप से ये हमारे अंदर आता है। कोई भी कोई भाषा बोलता है, जैसे हम लोग हिंदी बोल रहे हैं, कुछ बंगाली बोल रहे हैं, कुछ उड़िया बोलते हैं, कुछ तमिल बोल रहे हैं, कुछ तेलुगु बोल रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब भाषा है। और उस जगह में वो जिस जगह जहाँ रहते हैं बच्चे या जो भी है, वहाँ उस रूप से स्वाभाविक तौर पर वो सीख रहे हैं, क्योंकि उनके जन्म के समय उसके आसपास के लोग इन्हीं भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन उसके प्रति उसके पीछे का जो व्याकरण है वो हम लोगों को कब पता चलता है? जब हम विद्यालय में पढ़ने के लिए जा रहे हैं और उस भाषा के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा सीखना चाहते हैं, तब हम लोग उसका व्याकरण सीखते हैं, ठीक है। इधर तो आम रूप से अगर बोला जाए तो झारखंड में हिंदी भाषा ही चलता है। लेकिन जब हम लोग आगे पढ़ाई करते हैं और किसी एक विषय को लेकर स्नातक या स्नातकोत्तर में पढ़ाई कर रहे हैं, तो उस भाषा को सीखने के लिए क्या पड़ता है? हम लोग को उसके व्याकरण का पता चलता है। तो हम लोग उच्च क्लास में उच्च शिक्षा वहाँ पर प्राप्त करते हैं, उसका व्याकरण हम लोग वहाँ सीखते हैं। अदरवाइज हमारा जो इस जगह में जो भाषा चल रहा है, तो वो क्या हो जाता है? ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी और इंग्लिश। तो इन सब का व्याकरण हम लोग को अपने स्कूली शिक्षा से ही प्राप्त हो जाता है। अदर कुछ लैंग्वेज अगर सीख रहे हैं, संथाली सीख रहे हैं या कुछ और सीख रहे हैं, तो ये हम लोग क्या करते हैं? अगर हम अपना स्नातक विषय में वो सब विषय को रखते हैं, तो हम लोग उस जगह में इस चीज़ को अलग से सीख रहे होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, भाषा के कार्य एवं महत्व। हम लोग अभी पढ़े हैं कि भाषा क्या होती है, ठीक है, भाषा क्या होती है, फिर उसी के अंदर जो पॉइंट था कि वाणी और भाषा में क्या अंतर होता है। अभी हम लोग लिखेंगे भाषा के कार्य एवं महत्व, ये वाला पॉइंट। लिखिएगा,
भाषा के निम्नलिखित कार्य हैं। भाषा के निम्नलिखित कार्य हैं। पहला लिखिएगा। हाँ, निम्नलिखित कार्य हैं। फर्स्ट है इच्छाओं और आवश्यकताओं की संतुष्टि। इच्छाओं और आवश्यकताओं की संतुष्टि। दूसरा लिखिए ध्यान खींचने के लिए। ध्यान खींचने के लिए। थर्ड पॉइंट लिखिएगा विचार विनिमय का सरलतम एवं सर्वोत्कृष्ट साधन के रूप में। नेक्स्ट लिखिएगा सामाजिक संबंध के लिए। लास्ट लिखिएगा ज्ञान प्राप्ति के प्रमुख साधन के रूप में। ज्ञान प्राप्ति के प्रमुख साधन के रूप में। ज्ञान प्राप्ति के प्रमुख साधन के रूप में। आप ही इतना पूछते हैं, आप कैंडिडेट लोगों को स्कूल में लिखाइएगा तो बच्चा लोग तो आपको परेशान कर देगा जी। और ये रीज़न आप समझ पा रहे हैं कि आप ऐसा क्यों, आपके साथ ऐसा क्यों होता है? क्या ध्यान केंद्रित नहीं है ना, तो कहाँ से होगा केंद्रित? केंद्रित कीजिए। जब हम पीछे बैठते थे तब भी आप ऐसे बोलते थे, आज हम आगे खड़े हैं तो भी आप ऐसे कर रही हैं। चलिए इसके बारे में लिखेंगे हम लोग। पहला पॉइंट है जो इच्छाओं और आवश्यकताओं की संतुष्टि। पहला पॉइंट के बारे में लिखिए भाषा व्यक्ति को अपनी आवश्यकता, इच्छा, पीड़ा अथवा मनोभाव दूसरे के समक्ष व्यक्त करने की क्षमता प्रदान करती है। दूसरे के समक्ष व्यक्त करने की क्षमता प्रदान करती है, जिससे दूसरा व्यक्ति सरलता से उसकी आवश्यकताओं को समझकर तत्संबंधी समाधान प्रदान करता है।
पहला पॉइंट में बताया गया है कि इच्छाओं और आवश्यकताओं की संतुष्टि भी क्या है, भाषा का एक कार्य है। मनुष्य अपनी भाषा व्यक्ति को अपनी आवश्यकता, इच्छा, पीड़ा अथवा मनोभाव को दूसरे के समक्ष व्यक्त करने की क्षमता प्रदान करती है। यानी हम दूसरे के सामने कैसे बोले, अपनी भावनाओं, विचारों को कैसे व्यक्त करें, ये क्षमता हमको भाषा के द्वारा ही आती है। तो यदि हम बहुत अच्छे से अपनी भाषाओं को, अपनी चीज़ों को, विचारों को, सॉरी नॉट भाषा, अपने विचारों को, हाव भाव को दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हैं, तो वो व्यक्ति आसानी से आपके जो हाव भाव होते हैं, विचार होते हैं, उसको समझ जाता है। यदि आप उसको कोई परेशानी से कुछ चीज़ शेयर कर रहे हैं, या फिर चिंता से शेयर कर रहे हैं, सुख से शेयर कर रहे हैं, दुख से शेयर कर रहे हैं, तो अगर आपके विचारों, भावों को स्पष्ट करने के लिए आप जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो अगर अच्छा है, तो सामने वालों को क्या है कि वो आसानी से समझ में आ जाता है। और सामने वाला भी, अगर आप किसी समस्या में हैं, उलझे हुए हैं, तो वो उसको तुरंत समझता है और आपको उसका समाधान जो भी है वो उसको बताता है। तो यानी आप अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, एक माध्यम जो है भाषा, उसके द्वारा दूसरों को उसको पेश करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, ताकि आसानी से उसका एक समस्या का समाधान, या फिर आप अपनी खुशी को जाहिर कर रहे हैं, ये सारा चीज़ भाषा के द्वारा ही होता है। दूसरा था ध्यान खींचने के लिए। लिखिए, सभी बालक चाहते हैं कि उनकी ओर लोग ध्यान दें, उनकी ओर लोग ध्यान दें। इसलिए वे अपने अभिभावकों से प्रश्न पूछकर कोई समस्या प्रस्तुत करके तथा विभिन्न तरीकों का प्रयोग कर प्रस्तुत करके तथा विभिन्न तरीकों का प्रयोग कर उनका ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। दूसरे पॉइंट में क्या बताया गया है कि व्यक्ति या बालक अपने ध्यान आकर्षण के लिए, कि लोग उसके प्रति ध्यान आकर्षित करें, इसीलिए वो भाषा का प्रयोग करता है। तो इसमें एक बालक के बारे में बताया गया है कि एक बालक जो होता है वो चाहता है कि लोग उसकी बातों को सुने या समझे, इसीलिए वो क्या करता है, अगर घर पे है तो अपने माता पिताजी से या फिर अपने पेरेंट्स और भी हैं तो उनसे अधिक से अधिक वो क्या करता है, सवाल करता है, ताकि उनके घर वाले उसके प्रति ध्यान दें। इसी प्रकार ये सिर्फ बालक की प्रवृत्ति नहीं होती, ये आम मनुष्य की भी प्रवृत्ति है। अगर आप एक क्या कहते हैं उसको, पर्सनल हो लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ हो, दोनों लाइफ में ऐसा होता है कि आप चाहते हैं कि लोग आपकी ओर आकर्षित हो, आपकी बातों से आकर्षित हो, आपके विचारों से आकर्षित हो। तो आपको क्या करना है कि ऐसी भाषा का प्रयोग करना है कि लोग आपके बातों से आकर्षित हो और लोग आपके ऊपर ज़्यादा से ध्यान केंद्रित करें। आज के समय में आप एक बात कीजिए, जो पहले हम लोग ये सब चीज़ नहीं सुनते थे, पहले हम लोग एक प्रेरणा के माध्यम से सुनते थे कि आप किसको अपनी प्रेरणा मानते हैं, तो चाहे वो माँ पिताजी हों या फिर हम लोग कुछ ऐसा देख रहे हैं या फिर हम लोग कुछ पढ़ रहे हैं किताब उताब, तो हम लोग ज़्यादातर क्या करते थे, उसी को अपनी प्रेरणा के रूप में मानते थे कि भाई मेरे लिए मेरा हीरो ये है और हम इसी के जैसा बनना चाहते हैं। या फिर क्रिकेट देख रहे हैं तो क्या चाहते थे कि उसके जैसा बने, या फिर वो लीजेंड है तो उसके जैसा बने, या मूवी वाले हैं तो उसके जैसा बने। बट आजकल ऐसा नहीं था कि पहले नहीं था, पहले भी था, लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा हो रहा है कि हम लोग सुनते हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स, है ना, ऐसे लोगों का नाम सुनते हैं जो कि लोगों को क्या करता है, मोटिवेट करता है अपनी। तो किस प्रकार से वो मोटिवेट करता है, भाषा से ही करता है ना, बात करके ही करता है, उसके पास तो दूसरा तरीका नहीं है। वो चाहे मोटिवेशनल स्पीकर की बात की जाए या फिर
आजकल ऐसे भी कुछ कुछ क्या करेंगे, योग गुरु या साधना के रूप में जो बाबा लोग होते हैं, उनके भी क्या बोलते हैं, भावों और विचारों को आप सुनिएगा तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो सुनकर सकारात्मक चीज़ें आपके अंदर अच्छा लगेगा। आपको लगेगा कि हम मतलब जितना नेगेटिव चीज़ है, थॉट्स होता है, वो सारा चीज़ खत्म हो जाता है और आपके अंदर पॉजिटिव चीज़ आने लगता है। ऐसे एक दो लोगों का नाम बताइए, आजकल बहुत प्रचलित है, बताइए तो। कोई मोटिवेशनल स्पीकर है? सोनू शर्मा, क्या है वो? हाँ, गुरु जी, गुरु के मान में तो एक प्रेमानंद महाराज हैं, जो सबसे ज़्यादा है। उनकी बातों को, विचारों को सुनिएगा तो आपको एक सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। मोटिवेशनल स्पीकर्स की बात करें तो एक संदीप माहेश्वरी जी हैं, जो एक स्पीकर है मोटिवेशन। तो क्या है, ये लोग अपनी बातों से ही लोगों के प्रति क्या है, आकर्षण पैदा करते हैं। तो भाषा उनकी ऐसी होती है कि लोगों को सुनते ही उनके अंदर उनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। लोग उनको अपना क्या मानते हैं, प्रेरणा के रूप में मानते हैं, प्रेरणा स्वरूप मानते हैं। क्यों? क्योंकि उनके भाव, उनके विचारों को व्यक्त करने का या फिर जाहिर करने का उनका जो तरीका है वो बहुत अच्छा है। तो भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा लोग आकर्षित होते हैं। मान लीजिए हम लोग रास्ते में कहीं हैं और किसी को मान लीजिए बाय लुक देख रहे हैं, जैसे हम किसी को जानते नहीं है लेकिन वो व्यक्ति देखने में अच्छा है, अच्छे खासे कपड़े पहनता है, तो सबसे पहला अट्रैक्शन इंसान का वही होता है कि लोग उसको देखते हैं, अरे बहुत अच्छा दिख रहा है या बहुत अच्छी दिख रही है, जाहिर सी बात है अच्छा होगा, भाव विचार अच्छा होगा। लेकिन जब तक आप उससे मिल ना लीजिए, उससे बात नहीं कीजिएगा, एग्जैक्टली आपको नहीं पता चलेगा कि वो बाहर से जैसे दिखते हैं वो रियलिटी में वैसे है या नहीं है। हो सकता है दिखने में बहुत अच्छा हो लेकिन उनके बात करने का तरीका सही नहीं हो, या फिर उनकी बातें उतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती हो। कुछ लोग दिखने में सिंपल रहते हैं लेकिन उनकी बातें अट्रैक्टिव होते हैं। और आप ये चीज़ बहुत कहीं भी देखिएगा तो आपको लगेगा कि बातों और विचारों से जितना अट्रैक्शन पैदा होता है उतना किसी को देखकर आपका अट्रैक्शन पैदा नहीं होगा, क्योंकि रियलिटी अलग होती है। अब कितने भी लोग सुंदर दिख रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन जब उनकी बातों और भाषाओं को सुनिएगा तो वो चीज़ क्या होगा, आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये रियलिटी आपको पता चलेगा कि रियल में ये इंसान अच्छा है। तो भाषा एक बहुत अच्छा माध्यम होता है जो लोगों के बारे में एक अच्छा या बुरा आपके राय सामने ला सकता है। ऐसे बहुत चीज़ देखते हैं। आप लोग बिग बॉस देखे हैं? देखे हैं कभी भी कोई भी? हम्म, क्या होता है उसमें? गाली गलौज होता है। आज तक हमको ये शो भी नहीं समझ में आया है, 2 सीजन नहीं आया, 2 सीजन मैंने देखा था। तो ये जो क्या कहते हैं उसको, सिद्धार्थ शुक्ला जिसमें था, जिसका एक्सपायर हो गया अभी, है ना, हो गया ना, जो बालिका बधू सीरियल में था, तो वो वाला सीजन मैंने देखा था। और उसमें उसका जो कंपटीटर था असीम रियाज, में भी आप लोगों ने देखा है नहीं या जानते हैं नहीं, देख लीजिएगा। तो वो उस समय क्या था ना कि उन लोग दोनों में ही कंपटीशन था, और जब मैं देखती थी ना तो मुझे तो बहुत इरिटेशन होने लगा, क्योंकि अब पर्सनली तो जान नहीं रहे, शो ही देखा है उनका, सीरियल कर रहे हैं। तो भाई बालिका बधू में तो सिद्धार्थ शुक्ला बहुत अच्छा रोल कर रहा है, वो बहुत पॉजिटिव है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको जज करते हैं, यार वो बहुत अच्छा है। और जो नेगेटिव रोल करता है उसको हम लोग खराब कर रहे हैं, मतलब नहीं पता है कि क्या है नहीं है। बट रियलिटी क्या है, जब उसमें इतना गाली गलौज और ये होने लगा ना, तो मेरा एकदम से मतलब वो होता है ना इंसान से विश्वास उठ जाना, यार ये रियल लाइफ में कैसा इंसान है, एकदम क्या ही, हाँ मतलब उसके प्रति पूरा नेगेटिव। और उस समय मैं सपोर्ट करी थी, उसका कंपटीटर था असीम रियाज करके, उसको, क्योंकि मेरे को उसका बिहेवियर थोड़ा बहुत अच्छा लगा उसके मुकाबले में स्टार्टिंग में, जबकि उनका फ्रेंडशिप था। अब रिसेंटली हुआ क्या कि अभी सीजन में एक क्या शो आता है, खतरों के खिलाड़ी, तो उसमें वो एज ए कंपटीटर आया। कौन आया? असीम रियाज। अब उसका 1-2 एपिसोड दिखाने के बाद वो बंदा इतना अपने आप को एटीट्यूड दिखाया, वो बहुत सारी मीम्स में भी आया था, अभी फेमस भी हो गया था उसकी वजह से, कि उसका एटीट्यूड इतना था कि मैं इस शो में आया हूँ, क्यों इतने साल बाद भी आया हूँ तो लोग मुझे जान रहे हैं, पैसा के लिए नहीं आया हूँ, मेरे पीछे गाड़ियाँ हैं, शोहरत है, ये है वो है। तब मुझे लगा कि भाई मैं इस बंदे को सपोर्ट कर रही थी और ये बंदा भी रियल में कैसा है। तो रियलिटी जब तक नहीं पता तो आप लोगों के बारे में अच्छा विचार नहीं कर सकते हैं, लेकिन रियल में जब इंसान का आपको भाव विचार पता चलता है, तब से आपका क्या हो जाता है कि विचार ही परिवर्तन हो जाता है। तो देखने में जो लोग जैसे हैं उससे आप किसी का ये नहीं जज नहीं कर सकते हैं, आप उनसे बात कीजिएगा, क्योंकि देखिए
कोई भी कितना भी अच्छा हो या फिर कितना भी देखने में कैसा हो, लेकिन अगर वो बंदा आपसे अच्छा बात करेगा ना या अच्छे से विचारों को व्यक्त करेगा ना, तो आप उसी का फैन होगा। आप ये नहीं कहिएगा कि अरे ये तो बहुत अच्छा दिख रहा था, आप वो नहीं बोलेगा, लेकिन ये आप बोलिएगा कि ये बंदा बहुत अच्छा है, या फिर ये लड़की बहुत अच्छी है, ये इंसान बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि लोग उसके बातों और विचारों से अट्रैक्ट होते हैं, ना कि उसके लुक से अट्रैक्ट होते हैं। ये आप मानिए, ये आप किसी के बारे में अच्छा या बुरा जज करने से पहले ये चीज़ होता है, समझे? तो भाषा एक ऐसा माध्यम है जो लोगों का ध्यान आकर्षित करने का एक बहुत अच्छा माध्यम है, होता है ना। बहुत सारे, अभी तो चुनाव का सीजन, कौन जीत रहा? जेएमएम, कांग्रेस, जो भी है, इंडिया सरकार जो भी है, जो जीतना नहीं चाहिए था जीत गया, ठीक है। और महिलाओं ने, मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं ने बहुत ज़्यादा वोट दिया है। क्यों? मैया योजना, और इसलिए भी शायद कि दिसंबर से कहा गया था कि 2500 रुपया मिलेगा, है ना। हाँ, ठीक है, यही सब चक्कर में ये जो हमारा बाकी जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, युवा है जिनको नौकरी का ज़रूरत है, वो चीज़ गया, छोड़िए, जाने दीजिए। तो ये चीज़ है क्या कि बहुत सारे नेता भी होते हैं, लेकिन कुछ लोगों का भाषण आप सुनिएगा जिसका भाषण आपको अच्छा लगेगा। नो, अभी वो चला था जयराम महतो जो है, कहाँ से वो खड़े थे, मुझे बहुत ज़्यादा इसकी जानकारी नहीं है, बट उसका भाषण मैंने सुना है, तो अच्छा भी है और लोगों का क्या अट्रैक्शन है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि लोग उसके प्रति आकर्षित होते हैं। तो भाषा एक ऐसा माध्यम है ना जिसके द्वारा है आप अपनी बातों को तो व्यक्त तो कर सकते हैं और लोगों में अपना आकर्षण भी पैदा कर सकते हैं। तो भाषा के एक प्रमुख कार्य यह भी है कि वो ध्यान आकर्षित करने के लिए भी भाषा का एक महत्वपूर्ण योगदान है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है विचार विनिमय का सरलतम एवं सर्वोत्कृष्ट साधन के रूप में। लिखिएगा, बालक जन्म के कुछ ही दिनों पश्चात, बालक जन्म के कुछ ही दिनों पश्चात परिवार में रहकर भाषा सीखने लगता है, भाषा सीखने लगता है। यह भाषा वह स्वाभाविक एवं अनुकरण के द्वारा सीखता है, अनुकरण के द्वारा सीखता है। इसे सीखने के लिए किसी अध्यापक की आवश्यकता नहीं होती है, किसी अध्यापक की आवश्यकता नहीं होती है। यह बालक को विचार विनिमय में सहायक सिद्ध होती है, यह बालक को विचार विनिमय में सहायक सिद्ध होती है। विचार विनिमय का सरलतम एवं सर्वोत्कृष्ट साधन के रूप में हम लोग क्या करते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं। देखिए, सरलतम और सर्वोत्कृष्ट इसीलिए कहा जाता है भाषा का प्रयोग। दो तरीके से आप हाव भाव अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। क्या? दो तरीके से आप अपनी भावों को व्यक्त कर सकते हैं। हाँ, मौखिक रूप से और लिखित रूप से, या फिर मौखिक रूप से और लिखित नहीं, मौखिक लिखित एक साथ, भाषा के माध्यम से और सांकेतिक रूप से, ठीक है, सांकेतिक रूप से और भाषा के रूप से। क्योंकि मौखिक रूप से या लिखित रूप से भी है, तो दोनों में क्या होता है, भाषा का प्रयोग आप कर रहे हैं, बोल के भी आप भाषा का प्रयोग कर रहे हैं
और लिख कर भी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, दोनों में भाषा आ रहा है, तो वे विचार विनिमय का क्या होता है कि एक अच्छा और सरलतम साधन है, क्योंकि वो इंसान समझ जाता है। जो लोग पढ़े लिखे हैं वो मौखिक रूप से आसानी से समझ जाते हैं, जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं वो उनके सामने अगर हम लिखित रूप से प्रस्तुत करते हैं तो उन चीज़ों को समझ जाते हैं। लेकिन जो सांकेतिक रूप से हम लोग भाषा का प्रयोग करते हैं, कई बार होता है ना कि हम लोग सांकेतिक रूप से प्रस्तुत करते हैं। सांकेतिक रूप से यानी आप अपने बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करके भाषा को प्रकट करते हैं या पेश करते हैं, तो वो थोड़ा सा क्या होता है, सरलतम नहीं होता है। कई बार आपको आसानी से वो चीज़ समझ में नहीं आता है। बहुत सारे शोज आते हैं जिसमें देखते हैं ना कि वो एक शो नहीं है, गेम बोलते हैं जिसको, जैसे मुझे कुछ लिखा हुआ उसको आपको समझाना है, तो हम उसको क्या करते हैं, बाय एक्ट आपको समझा रहे हैं, तो वो क्या आसान है या टफ है? टफ है ना, क्योंकि हम किस चीज़ों को व्यक्त करें एग्जैक्टली पता नहीं चल पा रहा है, तो वो क्या है, सांकेतिक रूप से हम लोग प्रकट कर रहे हैं। तो सांकेतिक रूप उतना ज़्यादा क्या होता है, सरल मतलब कारगर नहीं होता है, ज़रूरी नहीं कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो सरलतम रूप से इसलिए हम लोग कहते हैं कि भाषा जो है वो सरलतम रूप से प्रकट करने के लिए या विचार विनिमय करने के लिए ये एक अच्छा माध्यम है, जब आप भाषा के द्वारा चीज़ों को प्रकट करते हैं। वैसे लोग जो सुन या बोल नहीं पाते, उनके तो सांकेतिक रूप से ही होता है ना। हाँ, न्यूज़ आता था जो कि उन लोगों को समझ में आता है, बट उन लोगों का भी अपना एक लिपि होता है ना, उन लोगों का पढ़ने लिखने का अपना एक लिपि होता है, मुझे नहीं पता उस लिपि का नाम। उन लोगों का एक बुक होता है जो डॉट डॉट करके ऐसा रहता है, जिसको वो लोग मतलब अक्षरता उसको समझते हैं, तो वो उनके लिए है, हमारे लिए तो नहीं है, हम लोग उस चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। तो नॉर्मली जो इंसान, हम लोग आम जो इंसान है, उसके लिए एक सरलतम माध्यम क्या है, भाषा ही है। नेक्स्ट क्या है, सामाजिक संबंध के लिए लिखिए, भाषा के माध्यम से ही कोई व्यक्ति भाषा के माध्यम से ही कोई व्यक्ति समाज के साथ आपसी तालमेल विकसित कर पाता है। आपसी तालमेल विकसित कर पाता है। भाषा के जरिए अपने विचारों को अभिव्यक्त कर समाज में अपनी भूमिका निर्धारित करता है। समाज में अपनी भूमिका निर्धारित करता है। अंतर्मुखी बालक, हाँ उसी में, अंतर्मुखी बालक समाज से कम अंतःक्रिया करते हैं। समाज से कम अंतःक्रिया करते हैं, इसलिए उनका पर्याप्त सामाजिक विकास नहीं होता। हाँ, तो क्या बताया गया है कि सामाजिक रूप से आपको समाज के साथ जुड़ने के लिए जो एक माध्यम चाहिए वो भाषा चाहिए, जिसके द्वारा इंसान या व्यक्ति कोई भी समाज में अपना स्थान बना सकता है। देखिए, बोलना आना या भाषा का ज्ञान होना और समाज में संबंध स्थापित करना दो अलग अलग चीज़ें हैं।
मुझे बहुत अच्छा आता है बोलने, लेकिन मैं कभी घर से नहीं निकलता हूँ, मैं घर में ही रहता हूँ, तो क्या आप समाज में संबंध स्थापित कर पाइएगा अपना? नहीं कर पाइएगा, क्योंकि अपने विचारों भावों को समाज में या लोगों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए भी आपको निकलना पड़ेगा, आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर आप लोगों को समझ पाइएगा या अपनी बातों को विचारों को दूसरों तक समझ। देखिए, आसपास के लोगों से बात करना सामाजिक संबंध ही नहीं कहलाता है। जब आप पूर्ण रूप से मतलब कुछ भी कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, मिल रहे जुल रहे हैं, अपनी जीवन यापन के तरीकों ढूंढ रहे हैं, तो क्या होता है कि लोग समाज से बात मतलब समाज में अपना स्थान स्थापित कर रहा है। कुछ आप मोहल्ले में कुछ लोग ऐसे, कुछ क्या मान लीजिए घर की बात की जाए तो कुछ घर के लोग ऐसे होते हैं जो किसी से बातचीत नहीं करते, अपने तक में ही सीमित रहते हैं। मतलब आसपास के लोगों से बातचीत नहीं करेंगे, और करेंगे भी तो बाहर जाएंगे या दूसरे लोगों से संबंध स्थापित करेंगे, लेकिन आसपास के लोगों से बातचीत नहीं करते हैं। तो क्या आप उनके बारे में अच्छे से जान पाइएगा या वो आपके बारे में अच्छे से जान पाएंगे? नहीं जान पाएंगे, क्योंकि वो हमारे सामने अच्छे से कभी मिला ही नहीं, घुला ही नहीं। उनकी नज़र में इधर के लोग हो सकता है खराब हैं या फिर आपको तुच्छ दृष्टि से देखते हैं, तो ऐसे लोग भी होते हैं। तो वो उनका सामाजिक, अगर आप बोलिएगा कि हम बाहर हैं, लोग आसपास के लोग आपको नहीं जान रहे, लेकिन आप बोल रहे मैं वहाँ रहता हूँ तो मैं ऐसा करता हूँ या फिर ऐसा जानता हूँ, या फिर मान लीजिए कोई ऐसा थर्ड पर्सन आके आपको उसके बारे में पूछ रहा है या बता रहा है कि अरे आपके मोहल्ले में ये शख्स रहता है या पर्सन रहता है, इसके बारे में ऐसा सुन रहा। तो जब आप उसको जान ही नहीं रहे, वो आपसे घुल मिल ही नहीं रहे, तो क्या आप जान पाइएगा या बता पाइएगा उसके बारे में क्या है? नहीं। तो समाज के साथ भी अगर संबंध स्थापित करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होगा, आपको निकलना होगा, बातचीत करना होगा लोगों के साथ। या फिर समाज में बातचीत करना का क्या मतलब होता है कि आप घर घर जाके लोगों से बातचीत कीजिए? नहीं। आप अपना दैनिक जीवन जीने के लिए, रोज़मर्रा का जीवन के लिए जो भी चीज़ करते हैं वही काफ़ी है। मान लीजिए आप सामान लाने जा रहे हैं, आप घर जाते हैं, किसी का दूध लाने के लिए जा रहे हैं, किसी के घर सब्जी लाने जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, लोगों के मिल रहे हैं, घूम रहे हैं या पर्यटन के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं, तो इसी रूप से आपका सामाजिक संबंध बनेगा। आप बच्चों के लिए स्कूल जाते हैं, स्कूल में शिक्षकों से बात करते हैं, तो इसी आधार पर क्या होता है, संबंध स्थापित होता है। तो भाषा के जरिए क्या होता है कि हम अपनी सामाजिक भूमिका दिखा सकते हैं या फिर बता सकते हैं। इसमें एक पॉइंट यह लिखा गया है कि अंतर्मुखी बालक समाज से कम अंतःक्रिया करते हैं, इसलिए उनका पर्याप्त सामाजिक विकास नहीं होता। अंतर्मुखी मतलब हाँ, जो स्वयं में ही रहता है, जिसके लिए अंतर खुद का ही विचार बस अपने तक ही सीमित रहेगा, वो कहीं निकलेगा नहीं, किसी से बात नहीं करेगा, तो ऐसे बालक का समाज में क्या होता है, सामाजिक विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि वो स्वयं तक ही रहता है। और ये उनको अगर आप कुछ चीज़ करने भी बोलिएगा तो उस चीज़ को नहीं कर पाएगा। चलिए, आखिरी है हमारा इसका पॉइंट, ज्ञान प्राप्ति के प्रमुख साधन के रूप में। भाषा के माध्यम से ही भाषा के माध्यम से ही एक पीढ़ी समस्त संचित ज्ञान समस्त संचित ज्ञान सामाजिक विरासत के रूप में दूसरी पीढ़ी को सौंपती है। दूसरी पीढ़ी को सौंपती है। भाषा के माध्यम से ही हम प्राचीन और नवीन कॉमा आत्मा और विश्व को पहचानने की क्षमता प्राप्त करते हैं। ठीक है, इस पॉइंट में क्या बताया गया है कि ज्ञान प्राप्ति के प्रमुख साधन के रूप में हमको ज्ञान किस तरीके से प्राप्त होता है।
ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? भाषा के ही माध्यम से। हम कुछ चीज़ सीख रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो वो लिखित रूप में पढ़ रहे हैं तो किताबों से, और अगर हम किसी व्यक्ति से सीख रहे हैं तो उनके अंदर जो ज्ञान होता है वो भाषा के माध्यम से ही आप तक पहुंच रहा है। हम ये कहते हैं कि प्राचीन काल में ये हो रहा था, तो हम लोग किस कहाँ से सीखें? आपकी पुस्तकों में यह लिखा गया है। लेकिन जो एक पीढ़ी का ज्ञान है दूसरी पीढ़ी तक, यानी पीढ़ी का ज्ञान की बात की जाए, अगर हमारे दादा जी के ज़माने में जो चीज़ हुआ करता था वो चीज़ हम तक कैसे आ रहा है, उनसे विचार विनिमय करके उनके अंदर जो ज्ञान है वो हम लोगों तक ला रहे हैं, यानी हम लोगों को बता रहे हैं। तब जाकर हमें पता चलता है कि उस समय में क्या होता था और या फिर क्या नहीं होता था, क्योंकि हर चीज़ किताब में उपलब्ध हो यह ज़रूरी नहीं है। हमको बहुत सारी चीज़ें क्या होती है, वो हमारी प्राचीनतम पीढ़ी से या पूर्वजों से ही पता चलता है। अगर हमारे पूर्वज यानी हमारे दादाजी कुछ बता रहे हैं, या फिर वो ये भी बताते थे कि हमारे पिताजी के समय में ऐसे हुआ करता था या फिर ऐसे हुआ करता था, तो ये सारा ज्ञान जो होता है ना, ये एक वास्तविक ज्ञान के रूप में आता है। क्योंकि किताबी ज्ञान और किसी के द्वारा लिया गया ज्ञान, दोनों में बहुत अंतर होता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि बाबर के समय ऐसा था, अकबर के समय ऐसा था, महाराणा प्रताप के समय में ये हो रहा था, तो क्या है, ये कहीं ना कहीं इतिहास है और वो उस समय की बात है। लेकिन इसको प्रस्तुत करने वाला ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो उस समय में था। हम तक पहुंचने के लिए उस वक्त कोई व्यक्ति नहीं है। कुछ कुछ व्यक्ति होंगे जो स्वाधीनता के समय के रहे हैं, वो हमारे पिताजी के ऊपर या दादा परदादा के रूप में। तो हम लोग ये सब चीज़ क्या है, किताब से हम लोग सीख रहे हैं या किताब से जान रहे हैं। तो ये चीज़ आप तक उतने इजीली नहीं पहुंचता है, मतलब पहुंच जाता है, लेकिन आप उस पर उतना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं, उसको याद नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो चीज़ आपको बोलकर बताया जाता है, यानी जो अपने अनुभवों से बताया जाता है, वो चीज़ आप तक बहुत आसानी से पहुंच जाता है। कि हमारे दादाजी ने कहा था कि हमारे समय में ऐसा हुआ करता था, इस प्रकार के सिक्के चलते थे, इस समय बाजार ऐसा हुआ करता था, हम लोग का क्या कहते हैं, संचार का कोई माध्यम नहीं था, चिट्ठी ही था। घर के लोग क्या करते थे कि अपने मतलब ज़्यादातर लोग ऐसे होते थे जो अपने परिवारजनों को ज़्यादा दूर दूर नहीं जाने दिया करते थे। क्यों? क्योंकि उस समय उनके साथ बातचीत करने के लिए या संचार करने के लिए ऐसा कोई माध्यम उपलब्ध नहीं था। उपलब्ध भी था तो क्या था, चिट्ठी। तो वो कब पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है ये कौन जान रहा है। हो सकता है ऐसा कुछ खबर पहुंचने वाला है या फिर इमरजेंसी है, तो आप तक पहुंचते पहुंचते वो सारा चीज़ हो जाए। तो ये पहले के समय की बातें हैं जो होती थी, और ये हम तक आसानी से इसलिए पहुंच पा रहे क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे दादा ने, हमारी दादी ने, हमारे नानी ने, कहा जाता है ना, दादी नानी की कहानियाँ सुनाई जाती है। क्यों? वो सब ऐसे बताते हैं तो वो सारी चीज़ आपके जहन में आसानी से आ जाता है। लेकिन किताब वाला चीज़ आप पढ़िएगा तो उतना जल्दी आएगा भी और चला भी जाएगा। याद करने की ज़रूरत पड़ती है ना, इतिहास भूगोल नागरिक जो भी पढ़ रहे हैं, क्या उसको याद करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन किसी के द्वारा अगर वो चीज़ बताया जाता है तो वो आसान होता है। और ये हाँ, सोते समय। हाँ, और हम हमें नींद भी नहीं आती थी ना, क्योंकि हम लोग कहते थे कि भाई और कहानी सुनाइए तब नींद आने वाला है, क्योंकि वो भी क्या बताते हैं कि मेरे पिताजी ऐसे कहा करते थे, है ना। तो ये सारी चीज़ें देखिए, अब ये भी चीज़ आप जानते हैं कि जो चीज़ मौखिक रूप से आप तक पहुंच रहा है, वो चीज़ किताबी रूप से आप तक पहुंचेगा तो आप उसको बहुत जल्दी नहीं सीख पाइएगा। हम लोग मान लीजिए किताब कुछ चीज़ पढ़ रहे हैं, मतलब घर में हैं, आप स्कूल नहीं जा रहे हैं और आप किताब पढ़ते हैं, और किताब पढ़ के ही आप एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर सीख रहे हैं, तो ये किताबी ज्ञान जैसा ही लगेगा। लेकिन अगर आप स्कूल जाते हैं या फिर कॉलेज जा रहे हैं और वहाँ लेक्चर सुन रहे हैं, प्रोफेसर बता रहे हैं, टीचर्स बता रहे हैं, तो वो क्या होता है कि अपने तरीके से ऐसे बताते हैं कि वो आप तक इंटरेस्टिंग रूप से पहुँचता भी है और आप उसको ईजिली समझ पाते हैं। तो ये दोनों चीज़ों में अंतर होता है। तो ये है क्या कि ज्ञान प्राप्ति के रूप में भी हम लोगों के लिए क्या है, यह प्रमुख साधन का कार्य करता है। कितना पॉइंट हुआ था जी हम लोग का इसमें? 5 पॉइंट हुआ था। ठीक है, ये इसका कार्य है। अब हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक मूल्यांकन के लिए महत्व, यानी इसका महत्व, भाषा का महत्व। पॉइंट आज लिख लीजिए, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में लिखाएंगे, ठीक है। लिखिएगा भाषा का महत्व। लिखिए, पहला पॉइंट लिखिएगा,
व्यक्ति के निर्माण में सहायक, सॉरी व्यक्तित्व निर्माण में, व्यक्तित्व निर्माण में सहायक। दूसरा लिखिएगा शैक्षिक उपलब्धि का महत्व, शैक्षिक उपलब्धि का महत्व। नेक्स्ट लिखिएगा दूसरों के विचारों को प्रभावित करने के लिए, दूसरों के विचारों को प्रभावित करने के लिए। अगला पॉइंट लिखिएगा साहित्य एवं कला, साहित्य एवं कला कॉमा संस्कृति एवं सभ्यता, कॉमा संस्कृति एवं सभ्यता का विकास करने के लिए, का विकास करने के लिए। ये 4 पॉइंट ही है, ठीक है। तो अगली क्लास में ये पॉइंट्स के बारे में हम बताएंगे और लिखाएंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक, और उसके बाद जो है आगे भाषा विकास में सुनने की क्या भूमिका होती है, बोलने की क्या भूमिका होती है। बिना सुने और बोले क्या भाषा का विकास हो जाएगा? यह संभव नहीं है। भाषा विकास के लिए सुनना और बोलना आवश्यक होता है। 1 मिनट, কোথায় গেল? বন্ধ কর। हाँ